नमस्कार, एक बार आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो सीरीज़ चला रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, उस सीरीज़ को मैं आगे आज बढ़ाऊँगा वापस। तो पिछली जो क्लास अपनी हुई थी वो टैक्सोनॉमी के बारे में हमने शुरू की थी, प्लांट फैमिली के बारे में। मैं उन टॉपिक को यहाँ यूट्यूब पे करा रहा हूँ, जो टॉपिक थोड़े टफ़ होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस बायोलॉजी के अंदर सबसे टफ़ टॉपिक आपके होता है, वो प्लांट फैमिली का होता है। क्योंकि प्लांट फैमिली में क्या होता है कि इसमें आपको एनसीईआरटी लेवल पढ़ना होता है, बीएससी का लेवल भी होता है और यूजी और पीजी का लेवल भी मतलब सब इसमें इंक्लूडिंग होता है। अमूमन स्टूडेंट के पास अमूमन मार्केट के अंदर ऐसे कोई नोट्स या ऐसी कोई बुक नहीं है कि मतलब अपन उसको एक ही जगह पर पूरी फैमिली को सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ पाए। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इसके अंदर में एनसीईआरटी और यूजी का पार्ट, बीएससी और पीजी का पार्ट, इन तीनों ही से जो भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, उन सभी को मैं यहाँ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने प्लांट फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू किया है और उसके अंदर हमारा एक फैमिली वाला टॉपिक हो गया पोएसी वाला। मैं क्लास शुरू होने से पहले इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस पोएसी वाली फैमिली जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पोएसी वाली फैमिली क्लास हो गई है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसमें मैंने एनसीईआरटी को क्लियर किया है, बीएससी को भी मैंने इंक्लूडिंग किया और पीजी को भी किया है। कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो उसको एक बार पढ़ लेना और वहाँ से नोट्स बना लेना। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए कि सर हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो, बॉटनी के अंदर आप अगर प्लांट फैमिली पढ़ रहे हो तो फैमिली के अंदर आप उसकी टर्मिनोलॉजी हिंदी में आप नहीं कर सकते और वहाँ पर मैं लिख भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स पड़ता है मेरे लिए हिंदी पढ़ाना। और मैं इतना भी दावा कर रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ हिंदी के अंदर, लेकिन लिख रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के अंदर। तो आप कोशिश करो तो धीरे धीरे आप भी इंग्लिश में अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपको 1 से 2 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। आज हम हमारी पोएसी फैमिली हो गई है और आज हम शुरू करेंगे उसके बाद आगे वाली हमारी रेनन-क्लैसी फैमिली। और आपको पता होगा कि हमारे कोर्स के अंदर 4 फैमिली है। उन चारों फैमिली में से एक फैमिली मोनोकॉट की है और दूसरी फैमिली है डाइकॉट की। मोनोकॉट की फैमिली जो पोएसी फैमिली थी वो हमारी हो गई है लेक्चर, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अब अगली हमारी फैमिली हो जाएगी डाइकोट की फैमिली हमारे आती है, अगली फैमिली हमारे है डाइकोट की फैमिली। तो आज हम पढ़ेंगे रेनन-क्लैसी के बारे में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेनन-क्लैसी के बारे में। आज हमारी हेडिंग हो जाएगी रेनन-क्लैसी फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। फैमिली के 4 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पोएसी फैमिली से। पोएसी के बाद में अगर कहीं से क्वेश्चन आता है डाइकोट की फैमिली से, वो आएगा आपके रेनन-क्लैसी से। तो जैसे ही मैं रेनन-क्लैसी का नाम लेता हूँ, तो हमारे मन के अंदर यहाँ से मेरा पहला क्वेश्चन आता है, इस फैमिली का अदर नेम क्या है? इस फैमिली को किस नाम से जानते हैं? जैसे आपने पोएसी फैमिली को बोला था कि पोएसी को हम ग्रेमिनी फैमिली कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से रेनन-क्लैसी फैमिली का अदर नेम अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, इसका अदर नेम क्या है? क्या है? अदर नेम्स। इसका अदर नेम्स। तो ध्यान रखना, रेनन-क्लैसी फैमिली को अदर नेम जो होता है वो इसका होता है बटरकप फैमिली। क्या बोलते हैं? बटरकप फैमिली बोलते हैं इसको हम, बटरकप फैमिली। इसको ध्यान रखना। फिर आता है सर इसको बटरकप फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेनन-क्लैसी का फैमिली का जो मॉडल प्लांट होता है वो होता है रेननक्लस। एक प्लांट है रेननक्लस। इस रेननक्लैसी फैमिली का ही, रेननक्लैसी फैमिली का ही मॉडल प्लांट है रेननक्लस। इस प्लांट का नाम है बटरकप प्लांट। क्या नाम है? बटरकप प्लांट। इसलिए इस फैमिली को हम बोलते हैं बटरकप फैमिली बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रेनन-क्लैसी फैमिली जो है फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, आप भले पोएसी का देखो, भले आप डाइकोट की बात करो, भले मोनोकोट की बात करो, इन दोनों में से मैं कह रहा हूँ एंजियोस्पर्म की बात करूं या फ्लोरिंग प्लांट की बात, एक ही बात है, सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन बनता है कि डाइकोट के अंदर सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा रेनन-क्लैसी। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लोरिंग प्लांट के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? रेनन-क्लैसी। तो ये मैं लिख देता हूं, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली। मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली।
ध्यान रखना इस चीज को, रेननक्लेसी सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, तो हिंदी में बोलते हैं आदिम फैमिली। तो ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम क्या है, और इसको बटरकप फैमिली क्यों बोलते हैं, और ये सबसे प्रिमिटिव फैमिली है, ये सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। अब यहां तक देखने के बाद मैंने आपको जब पोएसी फैमिली पढ़ाई थी वहां मैंने बताया था सिस्टेमेटिक पोजीशन, बेंथम और हुकर ने इस फैमिली को कहां पे रखा है, एंगलर और पेंटल ने कहां पे रखा और हचिंसन ने कहां पे रखा है। अब हम वो देखेंगे यहाँ पर। तो हमारी अगली जो टॉपिक इसमें हमारा हो जाएगा सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन, ठीक है। हम देखेंगे इसमें कि बेंथम और हुकर ने इस फैमिली को कहां पे रखा अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। यहां से क्वेश्चन अगर बना तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा जो हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कुछ बुकों में ये नहीं मिलता टॉपिक। जब आप बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करोगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर। दूसरा हमारा साइंटिस्ट है इसमें बॉटनिस्ट एंगलर पेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल। और तीसरे हमारे आते हैं हचिंसन, हचिंसन। हम ये देखेंगे कि इन साइंटिस्टों ने इस बेंथम मतलब जो रेननक्लेसी फैमिली है इसको कहाँ कहाँ रखा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि बेंथम हुकर की क्लास कौन सी है। बेंथम हुकर ने रेननक्लेसी फैमिली को किस क्लास में रखा है। तो आपको पता होगा कि दो क्लासें होती है फ्लोरिंग प्लांट की, डाइकोट और मोनोकोट। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये डाइकोट फैमिली का एग्जाम्पल है। तो बेंथम हुकर ने इसको रखा था डाइकोटिलीडन के अंदर, डाइकोटिलीडन्स। एंगलर और पेंटल ने भी इसको रखा था डाइकोटिलीडन्स के अंदर, डाइकोटिलीडन्स में रखा था। और जो हचिंसन थे उन्होंने भी इसको डाइकोटिलीडन्स के अंदर रखा था, डाइकोटिलीडन्स। मतलब ये फैमिली डाइकोट्स का एग्जांपल है, आया समझ में। ये फैमिली किसका एग्जांपल है, डाइकोट्स का। ये इसकी हो गई ये सीरीज, सॉरी ये इसकी क्लास थी, ये क्या है इनकी क्लास है। तो क्लास कौन सी है, डाइकोटिलीडन्स। अब क्लास के बाद सर आता है कि बेंथम हुकर ने इसको सब सीरीज में रखा था, सॉरी सब क्लास में रखा था। तो इसकी सब क्लास कौन सी थी, तो बेंथम हुकर ने जो उसकी सब क्लास मानी थी वो इन्होंने मानी है पॉलीपेटेली। क्या मानी है, पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली। ये इसकी सब क्लास है। इसका मतलब है इसमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, तो पेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीपेटेली। अब यहाँ से ध्यान रखना, जब हम इसके सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम वहाँ पेटल्स की बात करेंगे, तो वहाँ देखना हम लिखेंगे पेटल्स इसके फ्री होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सब क्लास कौन सी है, पॉलीपेटेली है। ये तो बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग है। एंगलर और पेंटल के अकॉर्डिंग इसकी सब क्लास कौन सी है, तो एंगलर और पेंटल के अकॉर्डिंग सब क्लास हो जाएगी आर्चीक्लेमाइडी, आर्चीक्लेमाइडी। ये क्लास हो जाएगी आपके एंगलर और पेंटल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और लास्ट में आता है हचिंसन के अनुसार इसकी सब क्लास कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हर्बेसियस। इस क्लास का नाम है हर्बेसियस, हर्बेसियस। तो ये हो जाएगी सब क्लास इसकी। तो इसकी सब क्लास कौन सी हुई, ये इसकी सब क्लास हो गई। क्लास डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास होगी इसकी पॉलीपेटेली। अब सब क्लास के बाद में हम आगे इसमें देखेंगे, इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि इनकी सीरीज कौन सी है, इन्होंने कौन सी सीरीज में रखा है इसको। जब मैं सीरीज की बात करता हूं इसमें आती है थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी। इसका मतलब होता है कि इसके फ्लोवर के अंदर तो डिस्क होता है, एब्सेंट होता है, डिस्क एब्सेंट। थैलेमी फ्लोरी का मतलब डिस्क एब्सेंट होता है। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा होता है इसका जो फ्लोवर होता है वो हाइपोगाइनस होता है। इसका मतलब जो अगर फ्लोवर हाइपोगाइनस है तो इसकी ओवेरी कैसी हो जाएगी, हमें पता है कि सुपीरियर ओवेरी हो जाएगी इसके अंदर।
इस थैलेमी फ्लोरी का मतलब हुआ इसके अंदर जो इसकी ओवेरी होती है वो सुपेरियर होती है, सुपेरियर ओवेरी, सुपेरियर ओवेरी। तो देखो क्लासिफिकेशन पढ़ने से हमें ये फायदा मिलता है, कुछ करेक्टर हमारे सेक्सुअल करेक्टर यहीं से डिसाइड हो जाते हैं। अब एंगलर और पेंटल ने इसको कौन सी सीरीज में रखा? तो एंगलर और पेंटल की सीरीज का नाम था रेनेल्स। एंगलर और पेंटल ने रखा था रेनेल्स के अंदर रखा था इसको, और जो हचिंगसन है उन्होंने इसको रखा था रेनेल्स के अंदर। तो ये इनकी क्या है? सीरीज है, ये इनकी सीरीज हो जाएगी, सीरीज। तो देखो क्लास, सब क्लास और सीरीज, और सीरीज के बाद में इन्होंने रखा ऑर्डर्स, लास्ट में इन्होंने रखा है ऑर्डर्स। तो बेंथम और हुकर ने रेनन क्लोसी को रखा था डाइकोट के रेनेल्स ऑर्डर के अंदर रखा, रेनेल्स ऑर्डर के अंदर रखा था, इन्होंने रेनेल्स ऑर्डर के अंदर रखा था। ये चीज आप ध्यान रखना, ये इसका ऑर्डर है। अब इधर वाला याद रहे या नहीं रहे, लेकिन बेंथम और हुकर को भाई याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने कौन सी सब क्लास में रखा रेनन क्लोसी को। पॉलीपेटली, पॉलीपेटली का मतलब उसमें पेटल्स फ्यूज नहीं होंगे, फ्री होंगे। उसके बाद थैलेमी फ्लोरी इसकी सीरीज थी, थैलेमी फ्लोरी का मतलब हो गया उसके डिस्क एब्सेंट होगा। जब डिस्क एब्सेंट है तो उसकी ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। और इसका ऑर्डर कौन सा है? रेनेल्स। फिर कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा है? सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा? जब आपको पता है कि सबसे प्रिमिटिव फैमिली है रेननक्लेसी, तो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर ये हो जाएगा। ये कैसा ऑर्डर है? प्रिमिटिव ऑर्डर है, प्रिमिटिव ऑर्डर। प्रिमिटिव का मतलब जिसमें जब प्लांट के अंदर फ्लोवर का विकास हुआ था उस टाइम उसके अंदर कैसे कैरेक्टर थे, वो सब इसके अंदर देखेंगे हम। उसको बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्डर बोलते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल है इसके अंदर, आप वो थोड़े हम देख लेते हैं कि रेननक्लेसी फैमिली के कौन कौन से एग्जाम्पल है। रेननक्लेसी फैमिली के एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आता है हमारा रेननक्लस। एग्जाम्पल्स भाई, रेननक्लेसी के अंदर कौन कौन से फ्लावर या प्लांट शामिल होंगे? पहला प्लांट हमारा आता है रेननक्लस, रेननक्लस। इसको हम बोलते हैं बटर कप प्लांट, बटर कप प्लांट बोलते हैं इसको हम। दूसरा हमारा इसमें प्लांट आता है डेल्फिनियम, आपने नाम सुन रखा होगा डेल्फिनियम, डेल्फिनियम। डेल्फिनियम का जो नाम होता है वो आपकी होता है लार्क स्पर, लार्क स्पर। ये इसके अदर नेम है, ध्यान रखना, आप पूछ सकते हैं अभी इनके अदर नेम क्या क्या है। फिर तीसरा हमारा प्लांट आता है इसमें क्लेमेटिस, क्लेमेटिस, क्लेमेटिस। इस क्लेमेटिस का जो दूसरा नाम होता है वो आपके होता है वर्जिन फ्लावर, वर्जिन फ्लावर, वर्जिन बोवर शायद, हाँ बोवर। अब इसको वर्जिन इसलिए बोलते हैं कि जो क्लेमेटिस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर एकदम व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्जिन बोवर बोलते हैं। तो कहीं कहीं फ्लावर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगला प्लांट इसमें आता है एनिमोन, एनिमोन। इस एनिमोन को हम बोलते हैं विंड फ्लावर। क्या बोलते हैं? विंड फ्लावर, विंड फ्लावर, विंड फ्लावर। और एक प्लांट इसमें आपके और आया हुआ है, उसको बोलते हैं नाइजेला। क्या नाम है? नाइजेला। इसको हम बोलते हैं काला जीरा, काला जीरा, काला जीरा। इसको हम क्या बोलते हैं? काला जीरा। तो ये सब रेननक्लेसी फैमिली के अंदर आने वाले प्लांट के एग्जांपल है। आगे हम और भी देखेंगे, लेकिन मोस्टली ये इसके एग्जांपल है जो रेननक्लेसी के अंदर आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम जब आगे चलेंगे हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर इसके कौन कौन से वेजिटेटिव का करेक्टर है। अब हम फैमिली में एंटर करते हैं। मैंने आपको जब पोएसी फैमिली पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली के अंदर सबसे पहले आपको उसके वेजिटेटिव करेक्टर पढ़ने हैं, उसके बाद उसके सेक्सुअल करेक्टर पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले हम अब शुरुआत करेंगे
वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर। इस रेननक्लेसी फैमिली के कई कलेक्शन क्या क्या हम उसके बारे में देखेंगे। अब जो रेननक्लेसी के अंदर जो मैक्सिमम प्लांट इसके आते हैं वो प्लांट आपके जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं। कैसे होते हैं? वार्षिक होते हैं, मोस्टली एनुअल, मोस्टली प्लांट एनुअल होते हैं एंड पेरिनियल, एनुअल और पेरिनियल होते हैं। रेयरली, तो रेयरली प्लांट इसमें होते हैं वो आपके होते हैं सर्ब और हर्ब होते हैं, सर्ब्स एंड हर्ब, सर्ब एंड हर्ब होते हैं। तो मोस्टली प्लांट कैसे होते हैं? इसमें एनुअल होते हैं और रेयरली इसमें होते हैं आपके सर्ब और हर्ब के अंदर पाए जाते हैं। फिर देखो, आपको ये पता होगा कि जब आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ी होगी, आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि डाइकोट के स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग के अंदर होते हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन तो इसका मतलब रेननक्लेसी भी डाइकोट प्लांट का एग्जांपल है, तो इसके अंदर भी इसके स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन अपवाद ये आता है कि रेननक्लेसी के अंदर प्लांट आता है अकेटिया, उस अकेटिया के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके स्टेम के अंदर वो रिंग के शेप में नहीं होते, वो उसमें बिखरे हुए होते हैं, स्केटेड होते हैं। और बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर पाया जाना एक ये मोनोकोट का लक्षण है, न कि डाइकोट का लक्षण है। इस बात को ध्यान रखना। मैं ये लिख सकता हूं अपवाद के रूप में, अपवाद, एक प्लांट आता है जिसका नाम है अकेटिया, इसका नाम है अकेटिया। इसके साथ एक प्लांट और है जिसका नाम है हेलिक्ट्रम, हेलिक्ट्रम। अकेटिया और थैलिक्ट्रम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं स्टेम के अंदर वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे हुए इसमें होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। और ये करेक्टर होता है मोनोकोट का, मोनोकोट का ये करेक्टर है। जबकि डाइकोट में किस प्रकार के होते हैं? डाइकोट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग के अंदर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? रिंग के अंदर पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि एक अकेटिया प्लांट है और दूसरा प्लांट है थैलिट्रम, इन दोनों के अंदर वेस्कुलर मंडल बिखरी हुई होते हैं, जो कि एक मोनोकोट का लक्षण है। और ये खुद डाइकोट प्लांट, हम डाइकोट फैमिली की बात कर रहे हैं। अब यहां तक होने के बाद हमारा अगला इसमें जो करेक्टर आता है वेजिटेटिव, वो आता है हमारी लीफ। हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि रेननक्लेसी फैमिली की लीफ के क्या क्या करेक्टर होते हैं। अब लीफ के अंदर दो ऑप्शन है। लीफ या तो हो सकती है अल्टरनेट, अल्टरनेट। दूसरा इसके पास ऑप्शन है, लीफ कैसी हो सकती है? ऑपोजिट हो सकती है, ऑपोजिट, अल्टरनेट और ऑपोजिट। अब देखो, जैसे ये कोई स्टेम है, इसके एक लीफ यहाँ पे लगी हुई है, एक लीफ यहाँ पे लगी हुई है, ये अल्टरनेट है। एक बार यहाँ पे है फिर वापिस यहाँ पर है, ये हो गई अल्टरनेट लीफ का एग्जाम्पल है। अगर बाई चांस ये लीफ अल्टरनेट नहीं होकर ये यहाँ ऐसे लगी हुई, इसके सामने लगी हुई है, तो ये इसका ऑपोजिट लीफ हो गई। इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑपोजिट लीफ बोलेंगे। तो लीफ कैसी होती है? अल्टरनेट हो सकती है और ऑपोजिट हो सकती है। अब जो अल्टरनेट लीफ, जो अल्टरनेट लीफ होगी वो आपकी होती है रेननक्लस के अंदर, इसके अंदर रेननक्लस के अंदर, रेननक्लस के अंदर। दूसरा इसका एग्जांपल है डेल्फिनियम, डेल्फिनियम। बाकी के अंदर ऑपोजिट लीफ पाई जाती है रेननक्लेसी के अंदर। अब लीफ के करेक्टर के बाद आगे हम बढ़ते हैं। लीफ जो होती है उस लीफ के अंदर जो स्टिप्यूल होता है लीफ के अंदर वो एब्सेंट होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं, जब लीफ के अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। अगला कैरेक्टर है एक्स स्टिपुलेट लीफ, एक्स स्टिपुलेट लीफ।
इसका मतलब हुआ स्टिप्यूल जो होता है लीफ के अंदर वो एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल क्या, ये तो मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन बता देता हूँ। लीफ के नीचे जो उसकी एक्सियल जो उसका जो रीजन होता है वहां पे लगा हुआ होता है, छोटी सी एक संरचना होती है, उसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। तो रेनन की लीफ कैसी होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब इसमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग ऑफ लीफ बेस, सिटिंग ऑफ लीफ बेस, सिटिंग ऑफ लीफ बेस प्रेजेंट। ये करेक्टर होता है मोनोकोट का, लेकिन डाइकोट फैमिली के अंदर पाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिटिंग ऑफ लीफ बेस मैंने आपको पोएसी फैमिली में बताया था। ये जैसे कोई स्टेम है, अगर इस स्टेम के यहां से कोई लीफ निकलती है, यहां से कोई लीफ निकलती है, वो अगर इस स्टेम को, इस स्टेम का जो बेस वाला पार्ट होता है, तो आधार वाला भाग होता है, उसको अंदर अगर उसको वो ढकती है अगर लीफ, तो उसको हम बोलते हैं स्टेम का आवरण, तो हम बोलते हैं सिटिंग ऑफ लीफ बेस। और ये करेक्टर होता है स्पेशल मोनोकोट का होता है, लेकिन हम रेनन पढ़ रहे हैं। अगर कोई करेक्टर मोनोकोट का है, अगर वो रेनन में पाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि सिटिंग ऑफ लीफ बेस रेनन के अंदर पाई जाती है। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके जो लीफ होती है वो सिंपल होती है। कैसी होती है लीफ, सिंपल होती है। इसकी लीफ सिंपल, कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड होती है। अब याद रखने लायक चीज क्या है, हमने यहाँ तक तो ये पढ़ लिया कि लीफ के बारे में ये करेक्टर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना पीवाईक्यू क्या बनता है, क्वेश्चन क्या आ रखा है। एक प्लांट है रेनन का जिसका नाम है क्लेमेटिस। क्या नाम है, क्लेमेटिस, क्लेमेटिस, क्लेमेटिस एक प्लांट है। इस क्लेमेटिस की जो लीफ होती है, इसकी जो लीफ होती है उसमें मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, टेंड्रिल्स का निर्माण करती है। क्या बनाती है, टेंड्रिल्स। इसकी जो लीफ है वो मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स बनाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं, प्रतान। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर लीफ जो फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट के अंदर, क्लेमेटिस के अंदर, जब लीफ मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स का निर्माण कर रही है, तो सर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो सीधा सा इसका आंसर होगा, इस क्लेमेटिस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टेम जो पार्ट होता है, स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। क्लेमेटिस के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम के द्वारा इसकी फोटोसिंथेसिस होती है। स्टेम के द्वारा क्या की जाती है, फोटोसिंथेसिस की जाती है। ये पीवाईक्यू है भाई, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है ये क्लेमेटिस के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्लेमेटिस के अंदर, क्लेमेटिस पादप का कौन सा पार्ट मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल का निर्माण करता है। तो कौन सा पार्ट करता है, लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स का निर्माण करती है। तो ये हमारा हो गया लीफ के बारे में। अब हम अगला कैरेक्टर पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। क्या है इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे हम। पुष्पक्रम इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस इसमें क्या होता है रेनन के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन क्या था, वही मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि रेनन के अंदर मैनी टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं, मैनी टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट। ये क्वेश्चन था कि किस प्लांट फैमिली के अंदर मैनी टाइप, एक से अधिक प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाता है। नीचे हमारे 4 फैमिली कोर्स में वो एग्जाम्पल दे रखा था। अब हम देखेंगे मैनी टाइप कौन कौन से होते हैं। क्या पता अगला क्वेश्चन वो यही पूछ ले कि मैनी टाइप के कौन कौन से हैं। उसमें जो सबसे पहला आपके आता है वो आपके आता है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर सोलिटरी, सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। अब सोलिटरी में दो पार्ट होते हैं इसके, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके टर्मिनल,
सॉलिटरी में एक होगा टर्मिनल, दूसरा इसका आपको हो जाता है एक्सिलरी। टर्मिनल और एक्सिलरी। अब देखो, अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखना कि टर्मिनल का एग्जांपल कौन कौन से है। तो एक तो हो जाएगा एनीमोन, दूसरा हो जाएगा नाइजेला। नाइजेला को हमने बोला था काला जीरा, एनिमल को हमने बोला था विंड फ्लावर। क्या बोला था? विंड फ्लावर। और एक्सिलरी बाकी वाले में एक्सिलरी होता है। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस कौन सा सर? पहला तो हो गया सॉलिटरी, दूसरा इसमें आपको हो जाएगा रेसिम टाइप का। कौन सा हो जाएगा? रेसिमोल टाइप का, रेसिम टाइप का। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। अब देखो रेसिम के अंदर क्या होता है कि जब जो फ्लावर लगता है वो नीचे से लगना शुरू होते हैं और ऊपर की ओर से लगते रहते हैं, मतलब उसका कोई किनारा नहीं होता फ्लावर लगने का। तो रेसिम, ये टॉपिक मॉर्फोलॉजी का है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन से पाए जाते हैं। तो रेसिम के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एक तो इसका एग्जाम्पल होगा डेल्फिनियम, डेल्फिनियम, डेल्फिनियम। दूसरा एग्जाम्पल होगा एकोनिटम, एकोनिटम। ये इसके एग्जाम्पल है जिनके अंदर रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तीसरा इसके अंदर एक और इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसलिए हमने इसको बोला ना कि इसमें मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, इसलिए इसमें मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा पेनिकल। अब पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस किस किस में होता है ये भी आपको ध्यान रखना। एक होता है क्लेमेटिस के अंदर, इसमें होगा क्लेमेटिस, और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है थेलिक्ट्रम। क्लेमेटिस और थेलिक्ट्रम के अंदर पेडिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये आपके पीवाईक्यू आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी शायद 2020 का 22 के पेपर में आ रखा है। ये आरपीएससी के अंदर पीवाईक्यू है, फर्स्ट ग्रेड का पीवाईक्यू है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का ये पीवाईक्यू आपके ध्यान रखना भाई। तो ये ध्यान रखना, सॉलिटरी प्रकार का, रेसिमोस टाइप का और पेनिकल टाइप का। चौथा एक और दे देंगे कि वो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाए जाते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद में हम जब आगे चलेंगे, हमारा आगे वाला टॉपिक इसमें आता है कि इसका जो सेक्सुअल कैरेक्टर, सॉरी, ये हमने पढ़े इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। हमने लीफ के बारे में पढ़ा, प्लांट कैसा है, प्लांट के अंदर लीफ कैसे पाई जाती है, और इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से होते हैं। और एक मैंने आपको स्टेम के अंदर बताया कि सिटिंग ऑफ लीफ बेस पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अभी तक दो क्वेश्चन आए, एक तो सिटिंग ऑफ लीफ बेस, दूसरा आया है आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है कि मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस किस प्लांट फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, तो रेननक्लेसी में पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में। हमारी अगली हेडिंग है सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है? सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर सबसे पहले ध्यान रखना, इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो आपके पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है फ्लावर के अंदर। इंसेक्ट पॉलिनेशन मतलब कीटों के द्वारा परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। उसके बाद दूसरा सर क्या कैरेक्टर होगा? दूसरा कैरेक्टर होगा इसका जो जो फ्लावर होता है वो बाईसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाईसेक्सुअल होता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर। फिर इसमें आएगा अपवाद, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसमें पाया जाता है? तो जो थैलिक्रम जो पौधा होता है हमारा, उस थैलिक्रम के अंदर जो कैसा फ्लावर होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, थैलिक्रम के अंदर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब इसके बाद अगला हम इसमें देखेंगे कि जो इसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस रेननक्लेसी के अंदर जो ब्रेक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ब्रेक्ट क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट होते हैं। साथ में ब्रेक्टियोल भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ब्रेक्टियोल, ब्रेक्टियोलेट। तो ये फूल कैसा होता है? ब्रेक्टियोलेट भी होता है। उसके बाद एक अपन मैंने आपको बताया था कि रेननक्लेसी फैमिली प्रिमिटिव फैमिली है। अब आप देखेंगे कि इस रेननक्लेसी के अंदर जो फ्लावर की जो अपने जो
सममिति होती है, दो प्रकार की होती है, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। रेननक्लेसी के अंदर दोनों प्रकार की सममिति पाई जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि रेननक्लेसी प्रिमिटिव फैमिली है। प्रिमिटिव फैमिली के अंदर जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो भी पाए जाते हैं और जो प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसलिए इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस एक से अधिक पाए जा रहे थे। इसलिए इसके अंदर इसके जो फ्लावर होता है वो आपके एक्टिनोमॉर्फिक भी होगा और जाइगोमॉर्फिक भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगला स्लाइड चयन कर लेता हूँ। जो फ्लावर इसका होता है, पहले लिखो, इसमें इसमें पेडिकल प्रेजेंट होता है। पेडिकल पेडिकल जो होता है फ्लावर के अंदर वो प्रेजेंट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ पेडिसिलियर फ्लावर, पेडिकल प्रेजेंट होता है। अब पेडिकल क्या होता है मैंने आपको बताया था, किसी को प्रपोज किया, अगर नहीं किया तो कर लेना। अपन जहां से फूल को पकड़ते हैं तो पकड़ने वाली टहनी होती है उसको अपन बोलते हैं पेडिकल्स। इसके बाद ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। और दूसरा ये होता है जाइगोमॉर्फिक। तो आप देखिए प्रिमिटिव फैमिली है इसलिए इसके अंदर दो प्रकार के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक भी फ्लावर है और जाइगोमॉर्फिक भी फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है ये किसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम इसमें पाया जाएगा, डेल्फिनियम के अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपके पाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना ऐसे भाई के एक ही फैमिली के अंदर दो प्रकार के कैसे आ गई इसकी सम्मिति। तो क्योंकि प्रिमिटिव फैमिली है, प्रिमिटिव फैमिली के अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा ही होगा। लेकिन अब मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा कि इनमें से कौन सा प्रिमिटिव कैरेक्टर है, कौन सा एडवांस कैरेक्टर है, वो हम क्लास के लास्ट में देखेंगे। इसलिए ये कंफ्यूजन मत होना कि एक ही फैमिली के अंदर दो प्रकार की सम्मिति कैसे पाई जा रही है। उसका एक ही कारण है कि प्रिमिटिव फैमिली है, प्रिमिटिव फैमिली के अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एडवांसमेंट आता है तो दूसरा कैरेक्टर भी आ जाता है, एडवांस कैरेक्टर। अब एक मैंने आपको जब मैं पोएसी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इस फ्लोरिंग प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी फैमिली मोनोकोट होती है उनके अंदर कंडीशन पाई जाती है ट्राइमेरस, मतलब जो कैलिक्स कोरोला जो है ये तीन तीन के जोड़े में होते हैं। लेकिन ये डाइकोट फैमिली है, डाइकोट फैमिली के अंदर 90% तो पाई जाएगी पेंटामेरस कंडीशन, कहीं कहीं टेट्रामेरस कंडीशन भी होगी। तो रेनिनक्लेसी फैमिली के अंदर मोस्टली होती है पेंटामेरस कंडीशन, पेंटामेरस कंडीशन, पेंटामेरस मोस्टली, कभी कभी टेट्रामेरस भी हो सकती है, टेट्रामेरस भी हो सकती है, टेट्रामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। अब मैंने आपको जब क्लास शुरू की तब बताया था इसका जो फ्लावर होता है वो होता है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। जब फ्लावर इसका हाइपोगाइनस फ्लावर है तो आप बताओ इसकी ओवरी कैसी हो जाएगी? ओवरी हो जाएगी सुपेरियर ओवरी हो जाएगी, सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी हो जाएगी। जब फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी अपने आप कैसी हो जाती है? उसमें ओवरी हो जाती है आपके सुपेरियर ओवरी हो जाती है। अभी एक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था आपके 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन आया था एक प्रोट एंड्रस का मतलब क्या होता है ये पूछा था उसने, प्रोट एंड्रस। तो रेननक्लेसी की फैमिली प्रोट एंड्रस, इसमें जो फ्लोर होता है इसका मतलब पूछा था उन्होंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में। इसका मतलब होता है कि एक फूल के अंदर गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों होते हैं। अगर गाइनोसियम का निर्माण अगर एंड्रोसियम का निर्माण गाइनोसियम से पहले हो रहा है, एक फूल के अंदर, एक फ्लावर के अंदर अगर गाइनोसियम का निर्माण, एंड्रोसियम का निर्माण अगर गाइनोसियम से पहले हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोट एंड्रस कंडीशन। तो रेननक्लेसी फैमिली के अंदर एंड्रोसियम का निर्माण गाइनोसियम से पहले होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोट एंड्रस कंडीशन बोलते हैं। ये लिख दो एक बार आप लोग। अब उसके बाद हमने फ्लोवर पढ़ा, अब हम फ्लोवर के आगे करेक्टर की बात करेंगे। सॉरी, फ्लोवर के पार्ट जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस फैमिली टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स के बारे में। अगली हमारी हेडिंग होगी कैलिक्स, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी कैलिक्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल। पहला क्वेश्चन, इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे?
तो कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल्स, इसकी यूनिट हो जाएगी सेपल्स, सेपल्स इसकी यूनिट को बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर इसके अंदर ये फ्यूज, ये जो सेपल होंगे कितने होते हैं, तो मैंने बताया कि पेंटामरस कंडीशन होती है, मतलब 5 सेपल होते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 सेपल्स, 5 सेपल्स होते हैं। अगला हमारे मन में आता है कि ये सेपल फ्यूज होंगे या फ्री होंगे, तो हमने पढ़ रखा है कि पीछे हमने सीरीज देखी थी कि रेनन-क्लेसी की जो सब क्लास होती है वो आपकी होती है पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली का मतलब यहाँ पर ये फ्यूज पाए जाते हैं। तो जो सेपल्स होते हैं ये इसके अंदर ये फ्यूज होते हैं, इसकी फ्री होते हैं, ये सेपल्स इसमें फ्री होते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका जो पोस्टेरियर जो सेपल्स होता है इसको आप हाईलाइट कर लेना। जो पोस्टेरियर सेपल होता है, जो मतलब पीछे वाला सेपल है, पोस्टेरियर सेपल्स सिंगल, मतलब मैं एक ही सेपल की बात कर रहा हूं। पोस्टेरियर सिंगल सेपल जो होता है ये मॉडिफाइड होकर एक स्पर का निर्माण करता है। क्या बनाता है? स्पर, जिसको हम बोलते हैं दलपुट। क्या बोलते हैं इसको? हम दलपुट बोलते हैं, इसको हम दलपुट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, सेपल्स जो है इसका जो पोस्टेरियर वाला सेपल्स हम डायग्राम में देखेंगे वो मॉडिफाइड होकर एक स्पर का निर्माण करता है। लेकिन ध्यान रखना सिंगल सेपल, केवल एक सेपल मॉडिफाइड होकर स्पर का निर्माण कर रहा है यहाँ पर। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है इन्होंने। अब एक कंडीशन और आती है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बनता है कि सेपल्स ये होते हैं, साथ में कभी कभी लिखा होता है पिटेलोइड सेपल। क्या लिखा होता है? पिटेलोइड सेपल, पिटेलोइड सेपल्स, पिटेलोइड सेपल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि पिटेलोइड सेपल्स का मतलब क्या होता है एक तो, दूसरा पूछते हैं किस फैमिली का ये करेक्टर है। तो ध्यान रखना जो पिटेलोइड सेपल जो होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जब आपने यहाँ देखा कि हम पेटल्स बोल रहे हैं, इसका मतलब पेटल्स जो होते हैं उसको हम दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल। कोरोला की यूनिट को बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, मतलब रंगीन होते हैं। और ये कैलिक्स कैसा है? कलरहीन है। जब सेपल जो है वो जब कलर हो जाए तो इसका मतलब होगा व्हेन सेपल्स, व्हेन सेपल्स व्हेन सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स, लाइक पेटल्स। अब आपको समझ में आएगा कि इस पिटेलोइड कंडीशन का मतलब क्या है। ये भी पीवाईक्यू आपके, ये भी पीवाईक्यू है। इस पर का निर्माण कैसे होता है? कैलिक्स के अंदर। तो कैलिक्स से दो 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 क्वेश्चन आ रखे, एक तो पिटेलोइड का मतलब क्या होता है, दूसरा पिटेलोइड कंडीशन किस फैमिली का करेक्टर है, तीसरा क्वेश्चन पोस्टेरियर सेपल कितने सेपल्स, एक सेपल क्या बनाएगा? इस पर बनाएगा। अब इस पर क्या होता है जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा इसके अंदर। ये चीज बता दो आप एक बार। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सर जो कैलिक्स होता है इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं इसका एस्टिवेशन, कैलिक्स का एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। तो जब आप कैलिक्स की बात करोगे तो कैलिक्स का एस्टिवेशन एक तो होता है क्विंसियल टाइप का, क्विंसियल टाइप का, क्विंसियल टाइप का। दूसरा इसका होता है इम्ब्रिकेट टाइप का। कैसा होता है? इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्विंसियल और इम्ब्रिकेट टाइप का इसका एस्टिवेशन होता है कैलिक्स का। ये हमारा हो गया कैलिक्स के बारे में। अब हम आगे चलेंगे हमारे कोरोला के बारे में। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी कोरोला। पहला क्वेश्चन, इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? हमें पता है इसकी यूनिट को हम बोलते हैं पेटल्स। कैलिक्स की यूनिट थी सेपल्स, इसकी यूनिट है पेटल्स।
और फिर अगला इसके बाद आता है ये कितने होते हैं। हमने देखा था कैलिस 5 होते संख्या के अंदर, ये 5 भी होते हैं मोस्टली, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। अब 4 कब होंगे, जब वन पेटल्स फ्यूज, वन पेटल्स रिड्यूस हो जाए, वन पेटल्स रिड्यूस हो जाए। जब 5 में से एक पेटल रिड्यूस हो जाए तब ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कोरोला कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद वहां पे मैंने आपको बताया था, कैलिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सेपल जो होता है, पोस्टीरियर सेपल होता है, वो मॉडिफाई होकर स्पर का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर एंड के 2 सेपल जो है, पोस्टीरियर टू पेटल्स फ्यूज होकर किसका निर्माण करते हैं, स्पर का निर्माण करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैलिक्स के अंदर जो उसका पोस्टीरियर जो पीछे वाला एक सेपल्स है वो फ्यूज होकर स्पर का निर्माण करेगा, लेकिन कोरोला के अंदर जो पोस्टीरियर एंड वाले 2 सेपल है, वो 2 पेटल्स फ्यूज होकर स्पर का निर्माण करेगा। तो ये भी आपके PYQ है, दिस इज PYQ। ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ रखे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं, और इसकी जो ये कंडीशन होती है, ये मतलब पॉलीपेटलस होती है। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था वहां पे लिखा रखा है ये फ्री होते हैं। फिर आता है एस्टिवेशन। सर कोरोला का एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन इसका जो एस्टिव होता है वॉल्वेट टाइप का होता है। कैसा होता है, वॉल्वेट। इसका एस्टिवेशन होता है वॉल्वेट टाइप का। नीचे लगाओ नोट। एक प्लांट है हमारा कैल्था, दूसरा प्लांट है क्लेमेटिस, कैल्था क्लेमेटिस, तीसरा हो जाएगा एनिमोन्स। क्या है, एनिमोन। इनके अंदर पेटल्स एब्सेंट होते हैं। क्या, इनके अंदर पेटल्स एब्सेंट होते हैं। इस बात को कान खोल के सुन लेना। कैल्था के अंदर, क्लेमेटिस के अंदर और एनिमोन्स के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, पेटल्स एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। ये हमारा हो गया कैलिस के बारे में और कोरोला के बारे में। अब उसके बाद अगला आता है हमारा एंड्रोसियम के बारे में। किसके बारे में, एंड्रोसियम के बारे में। लगाओ अगला एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। एंड्रोसियम हमने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, और तीसरा हम आगे पढ़ेंगे एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। ये बात वेरी वेरी, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना भाई, ध्यान रखना। इसके अंदर 15 या मैनी स्टेमन्स पाए जाते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, स्टेमन। तो 15 या मैनी स्टेमन पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ रखा है ये PYQ आपके। इसमें कितने स्टेमन पाए जाते हैं, या तो 15 स्टेमन होंगे या 15 से ज्यादा होंगे। मैंने आपको पोएसी फैमिली में बताया था, कितने स्टेमन बताए थे, पोएसी फैमिली के अंदर 3 स्टेमन होते हैं। रेननक्लेसियम कितने होते हैं, 15 स्टेमन पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे, इसकी यूनिट हो गई। और ये फ्री होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, पॉलीएंड्रस। मतलब स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं होते, ऐसे फ्री होते हैं सभी के सभी, पॉलीएंड्रस होते हैं। उसके बाद एक प्लांट आता है जिसका नाम है डेल्फिनियम। क्या नाम है, डेल्फिनियम। इस डेल्फिनियम प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये जो 15, इसमें स्टेमन की संख्या कितनी होती है, 15 स्टेमन होते हैं। लेकिन ध्यान रखने बात ये है कि ये तीन के ग्रुप में होते हैं। कितने ग्रुप में होते हैं, 5 के ग्रुप में होते हैं। ये 5 का ग्रुप के अंदर ये पाए जाते हैं डेल्फिनियम के अंदर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब 5 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब प्रत्येक ग्रुप के अंदर 3 स्टेमन है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक ग्रुप के अंदर 3 स्टेमन है। ये 5 का ग्रुप है तो टोटल हो गई ये 15 स्टेमन हो गई। मतलब एक ग्रुप के अंदर 3 स्टेमन पाए जा रहे हैं,
5 ग्रुप बनते हैं, टोटल हो गए 15 स्टेमन हो गए हमारे। इसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे जो स्टेमन्स होता है, जो एंड्रोसियम होते हैं, ये आपके एक तो डाइथिकस होता है, मतलब इसमें 2 लोब पाई जाती है। कितनी लोब होती है? डाइथिकस, डाइथिकस 2 लोब पाई जाती है। दूसरी ये एक्स्ट्रोस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्स्ट्रोस। अभी एक्स्ट्रोस कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा जब डायग्राम की आएगी तब हम। दूसरा होता है एडनेट। इसका मतलब लिख लो आप, एडनेट का मतलब होता है स्टेमन फ्यूज विथ स्टेमन फ्यूज्ड विथ स्टेमन फ्यूज विथ अदर पार्ट। अदर पार्ट, स्टेमन फ्यूज विथ अदर पार्ट। इस चीज को ध्यान रखना। डाइथिकस तो सभी के आंसर होते हैं, कोई नहीं पूछेगा। एक्स्ट्रोस का मतलब क्या होता है कि जब उस पुंकेसर का जब उसमें प्रकीर्णन होगा वो गाइनोसियम की दिशा में नहीं होगा, इसे बाहर की तरफ होगा। हमने पोएसी में पढ़ा था कि मैंने आपको लिखाया था डाइथिकस इंट्रोस लिखाया था। मैंने क्या लिखाया था? डाइथिकस इंट्रोस। मतलब वहां पर जो तो पुंकेसर का जो वहां पर प्रकीर्णन हो रहा था, डिस्पर्सल हो रहा था, वो गाइनोसियम की ओर हो रहा था, इसलिए हमने उसको बोला इंट्रोज। यहाँ पर क्या होगा? उस गाइनोसियम से बाहर की ओर होगा, इसलिए हम बोलेंगे एक्सट्रोस। डायग्राम में समझ आ जाएगा जब हम इसका फ्लोर फॉर्मूला बनाएंगे, फ्लोर डायग्राम। फिर लिखा एडनेट। जो स्टेमन होता है, स्टेमन जो होता है वो प्लांट के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसके साथ में फ्यूज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडनेट कंडीशन बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आ रखा कई बार एग्जाम के अंदर, ये बाई PYQ है। एडनेट का मतलब भी पूछा हुआ है। एडनेट कंडीशन किस में पाई जाती है, एक्सट्रोस कंडीशन किस में पाई जाती है, इंट्रोस कंडीशन किस में पाई जाती है, ये सभी एग्जाम में पूछ रखे हैं। अब उसके बाद अगला हमारा आएगा, हम पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। ये हमारा एंड्रोसियम हो गया। अगला हम पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। तो हमारी हेडिंग अगली है गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोईसियम, स्त्री कैंसर। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? कार्पल्स हो जाएगी। गाइनोसियम यूनिट हो जाएगी कार्पल्स। अब उसके अंदर गाइनोसियम में आएगा सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना, इसकी जो ओवेरी होती है वो मोनोकार्पेलरी से ट्राई कार्पेलरी होती है, सॉरी मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी से मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। उसकी ओवेरी कैसी होती है? मोनो से मल्टी। याद करो मैंने पोएसी में बताया था ओवेरी मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी या ट्राई कार्पेलरी। उसमें 3 कंडीशन थी। मैक्सिमम पोएसी के अंदर मोनोकार्पेलरी होती है। मैंने ट्रिक बताई थी कि पोएसी मोनोकोट का एग्जाम्पल है, तो पोएसी के अंदर मोनोकार्पेलरी। अब यहाँ पर गाइनोसियम होता है रेननक्लेसी का, वो मोनोकार्पेलरी से लगाकर मल्टी कार्पेलरी तक, मतलब मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, कितनी भी हो सकती है, मतलब उसके अंदर कितने भी भाग हो सकते हैं ओवेरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कार्पल्स बोलते हैं। अब उसके बाद आगे जब हम देखेंगे उसमें, तो इसकी जो ओवेरी होती है वो सुपेरियर ओवेरी होती है। कैसी होती है? सुपेरियर ओवेरी। ये मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बता दिया था, सुपेरियर ओवेरी, सुपेरियर ओवेरी। एक क्वेश्चन और आता है, इसके अंदर मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए, सॉरी प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैनी टाइप, मैनी टाइप प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, मैनी टाइप प्लेसेंटेशन। फिर क्वेश्चन सर आता है, ये PYQ है, ध्यान रखना। फिर हमारे मन में आता है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इस रेननक्लेसी के अंदर एक तो आपके होता है मार्जिनल, मार्जिनल। दूसरा इसके अंदर होगा आपके एक्जियल, मार्जिनल, एक्जियल। तीसरा हो जाएगा बेसल। मार्जिनल, एक्जियल और बेसल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। अब क्या ध्यान रखना, अब ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल है डेल्फिनियम, डेल्फिनियम, मार्जिन एग्जाम्पल है डेल्फिनियम।
डेल्फिनियम। एक्जियल का एग्जाम्पल आपके हो जाएगा इसके अंदर नाइजेला, जिसको हम बोलते हैं काला जीरा, नाइजेला, और इसका हो जाएगा रेननकुलस, रेननकुलस। अब एग्जाम में अभी तक तो ये पूछा हुआ है कि मैनी टाइप के प्लेसेंटेशन किस फैमिली का करेक्टर है, तो इसका है। मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी इसका है। फिर ये पूछ सकते हैं कि अब अगर आपको ऐसे अलग से पूछा, ये पूछ सकते हैं क्योंकि रेननकुलस फैमिली का मॉडल प्लांट जो है वो आपके होता है रेननकुलस, तो पूछ सकते हैं कि रेननकुलस के अंदर किस टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा, रेननकुलस के बेसल टाइप का। एक्जियल पाया जाएगा नाइजेला के अंदर, और मार्जिनल पाया जाता है डेल्फिनियम के अंदर। क्या पाया जाता है, मार्जिनल पाया जाता है। यहां तक होने के बाद हम गाइनोसियम पढ़ लिया। उसके बाद हमारे आता है फ्रूट। क्या आता है, फ्रूट। तो ध्यान रखना, रेननकुलेसी फैमिली के अंदर फ्रूट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फॉलिकल्स, क्या होता है, फॉलिकल्स। एक होता है एकाइन, क्या नाम उसका, एकाइन, या इसको एकिन बोलते हैं, जो भी आप बोलो, एकिन और फॉलिकल्स। फॉलिकल्स हम कब बोलेंगे, जब उस फ्रूट के अंदर, जब उस फल के अंदर मैनी सीड हो। क्या बोलेंगे हम, मैनी सीड हो, उसको तो मैं बोलूंगा फॉलिकल्स। एकाइन में कब बोलूंगा, जब उस फ्रूट के अंदर, फल के अंदर केवल सिंगल सीड हो, तो उसको मैं बोलूंगा एकाइन। इस चीज को ध्यान रखना भाई, कई बार मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। फॉलिकल्स का मतलब ऐसा, फॉलिकल्स का मतलब हुआ ऐसा फ्रूट जिसके अंदर एक से अधिक सीड पाए जाते हो, मैनी सीड्स होते हैं। और एकाइन का मतलब हो गया कि ऐसा फ्रूट जिसके अंदर केवल एक सीड पाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं एकाइंस बोलते हैं। फ्रूट के बाद इसका अगला कैरेक्टर आता है इसके सीड के बारे में। क्या आता है, सीड। तो ध्यान रखना, रेननकुलेसी का जो सीड होता है, सीड मतलब बीज कैसा होता है, तो इसका बीज होता है एंडोस्पर्मिक। कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्मिक इसका सीड होता है। ये सब चीजें हो गई इसके सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, हो गई रेननकुलेसी के बारे में सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो, अगला हमारा आता है फ्लोवर फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपको पीछे वाले ये समझ आया पूरे करेक्टर, तो आप आराम से लिख लोगे। हमारे पास दो प्लांट है रेननकुलेसी में, एक तो आता है रेननकुलस, रेननकुलस, और दूसरा प्लांट हमारे पास इसमें आता है वो आपके डेल्फिनियम। क्या नाम है, डेल्फिनियम, डेल्फिनियम, रेननकुलस और डेल्फिनियम। देखो अब लिखना कैसे बता देता हूं। हमने लिखा था ब्रेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ये ब्रेक्टियोल होता है। फिर हमने लिखा था बाइसेक्सुअल होता है, ये हमारा हो गया बाइसेक्सुअल। फिर मैंने लिखा है तो ये फ्लोवर, जो रेननकुलस का जो फ्लोर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ऐसे करेंगे। फिर मैंने लिखा था कैलिक्स, फिर लिखो आप कोरोला, फिर लिखो एंड्रोसियम, फिर लिखो गाइनोसियम। अब जो कैलिक्स मैंने आपको बताए थे, वो मैंने आपको बताए थे 5, और वो फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। जो रेननकुलेसी के अंदर जो कोरोला होता है वो आपके 5 होते हैं, और इसको कहीं कहीं इन्होंने फ्यूज बता रखा है, कहीं कहीं फ्यूज नहीं बताया। मैं इसको फ्यूज बता रहा हूँ, किसी बुक में इनको फ्री भी बता रखा है। और जो एंड्रोसियम होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेननकुलस के अंदर एंड्रोसियम होते हैं, वो आपके होते हैं, एंड्रोसियम इनडेफिनाइट होते हैं। मतलब मैंने बताया था 15 या 15 से अधिक, 15 या 15 से अधिक। फिर हमने पीछे देखा था कि 15 का कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो 15 हमारे जो पाए जाते हैं वो आपके डेल्फिनियम में पाए जाते हैं। तो 15 स्टेमन पाए जाते हैं डेल्फिनियम के अंदर, बाकी वाले सभी रेननकुलेसी के एग्जाम्पल के अंदर 15 से अधिक प्रकार के स्टेमन पाए जाते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ अनंत, लिख रहा हूँ अनलिमिटेड। ये हमारा हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा गाइनोसियम। हमें ये पता है कि गाइनोसियम की संख्या मोनोकार्पेलरी से लगाकर मल्टी कार्पेलरी तक हो सकती है। क्या, मोनोकार्पेलरी से मल्टी कार्पेलरी हो सकती है। और मैंने ये बताया था इसका जो फ्लोवर होता है वो हाइपोगाइनस होता है। जब फ्लोवर अगर हाइपोगाइनस है
तो ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपेरियर ओवरी हो जाएगी। तो निशान यहाँ आएगा, इसकी ओवरी होगी हमारे सुपेरियर। ये तो फ्लोरल फॉर्मूला है रेनन-प्लेसी का। अब डेल्फिनियम की बात करें, ये सेम आएगा, ब्रैक्ट इसके अंदर पाए जाएंगे, ब्रैक्टियोल होगा ये। के बाद में ये साथ में बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और इसके साथ में ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा। और कैलिक्स कितने होंगे इसके अंदर, कोरोला कितने होंगे, एंड्रोसियम कितने होंगे, और गाइनोसियम कितने होंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो देखो कैलिक्स की संख्या इसके अंदर भी 5 होती है, कोरोला 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 कब होंगे, तब एक फ्यूज होगा। और जो एंड्रोसियम की संख्या होती है वो इसमें होती है 15। मैंने आपको बताया था 3 होता है एक के अंदर, ये 5 5 का ग्रुप बना के कितने बनाते हैं, 15। और ये आपके ऐसे भी अनलिमिटेड होती है। और सॉरी, डेल्फिनियम में एक होती है ये मोनोकार्पेलरी। हमने कहा ना कि मोनोकार्पेलरी से लगाकर मल्टी कार्पेलरी, तो मिनिमम कितनी है मोनो, तो डेल्फिनियम के अंदर मोनोकार्पेलरी ओवेरी है, सुपेरियर ओवेरी है, रेनन-प्लेसी का करेक्टर है। उसके बाद मैंने बताया था कि स्टेमन्स 15 से लगाकर अनलिमिटेड तक हो सकते हैं। तो मैंने आपको वहां एग्जांपल बताया था डेल्फिनियम का। डेल्फिनियम के अंदर भी कम संख्या कितनी है, देखो एंड्रोसियम हमने 15 लिखे, 3 3 एक 5 ग्रुप होते हैं स्टेमन्स के, एक ग्रुप के अंदर 3 प्रकार के स्टेमन्स पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे हमारा डायग्राम इसका। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हम इसका डायग्राम बना रहे हैं अभी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कैलिक्स और कोरोला कैसे होते हैं, स्पर का निर्माण ये कैसे करते हैं। हम वहां ये देखेंगे सब। मैंने बताया था कि जो कैलिक्स होता है वो फ्यूज नहीं होता है, फ्री होता है। देखो ये फ्री है। अब हम बनाएंगे इसमें कोरोला। मैंने एक बताया था आपको यहाँ पर कि रिड्यूस टाइप का ये पाया जाता है। देखिए कैलिक्स सबसे बाहर होता है, कोरोला उसके अंदर होता है। मैंने एक आपको बताया था कि जो कैलिक्स का जो पोस्टेरियर सेपल्स होता है वो सिंगल पोस्टेरियर सेपल्स मॉडिफाइड होकर स्पर का निर्माण करता है। ये जो बाहर वाला जो ब्लैक दिख रहा है ये इसका स्पर का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर हमने दिखाया था कि कोरोला के अंदर 2 पेटल्स फ्यूज होकर स्पर का निर्माण करते हैं, पोस्टेरियर सेपल। ये वाले 2 सेपल्स फ्यूज होकर स्पर का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेपल्स कर रहा है, यहाँ पर 2 पेटल्स कर रहे हैं। फिर हमने लिखा था कि कोरोला 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 5 तो ये हो सकते हैं। फिर मैंने कहा 4 की अगर कोरोला 4 होंगे तो कंडीशन ये है कि उसमें से एक पेटल्स रिड्यूस होगा। ये देखो मैंने एक छोटा सा बनाया,
ये इसलिए हम बोलते हैं चार, 1 2 3 4 पेटल्स है, एक रिड्यूस हो गया इसके अंदर। ये हमारी बन गई ओवेरी। ये ओवेरी बन गई। अब इस ओवेरी के ऊपर लगते हैं स्टेमन्स। अब देखिए ये स्टेमन्स है, मैंने कहा था ना कि तीन एक 5 का ग्रुप होता है, एक ग्रुप के अंदर एक के अंदर 3 स्टेमन होंगे। देखो ये 15 है, 3 3 6 3 9 12 15, तो 15 स्टेमन्स हो गए। और 5 का ग्रुप होगा, एक के अंदर 3 स्टेमन्स होंगे। अब देखो फिर मैंने कहा था एक्सट्रोस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? एक्सट्रोस कंडीशन। एक्सट्रोस का मतलब हो गया ये, देखो ये बाहर से खुद रहा है, मैंने इसको ऐसे बनाया है, ये मैंने इसको ऐसे बनाया है, मतलब बाहर खुल रहा है। इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है? एक्सट्रोस कंडीशन हो गई इसके अंदर। तो रेनन के अंदर 5 स्टेमन्स है और एक्सट्रोस कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं इसको लिख देता हूं सभी क्या क्या है। ये हमारा हो जाएगा मॉडिफाइड सेपल्स। मॉडिफाइड सेपल्स, इसको हम बोलते हैं स्पर। ये हो जाएगा मॉडिफाइड पेटल्स, जिसको हम बोलते हैं स्पर। है समझ में? अब ये हमारी हो जाएगी गाइनोसियम। क्या हो जाएगी हमारी? गाइनोसियम। ये हमारी हो जाएगी गाइनोसियम। और जो प्लेसेंटेशन कौन सा है इसमें? मार्जिनल। हम बात कर रहे हैं किसकी? डेल्फिनियम की। इसका मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ये हमारे हो जाएंगे एक्सट्रोस स्टेमन्स। अब मैंने एक्सट्रोस क्यों बोला, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एक रेनिनकुलेसी फैमिली का इसका फ्लोरल डायग्राम हो गया। मैंने एक्सट्रोस क्यों बोला? क्योंकि वो गाइनोसियम से बाहर की ओर ओपन हो रही है, जो उसका डिस्पर्सन हो रहा है, जो प्रंकिरन हो रहा है, वो गाइनोसियम की ओर नहीं होकर गाइनोसियम से दूर हो रहा है। इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया, इसको बाहर की तरफ इसका मुंह खोला मैंने। ये हमारा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर पूरे हो गए। अब छोटा सा टॉपिक बचा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे रेनिनकुलेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो हम देखेंगे। तो फ्लोरल डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडिफाइड सेपल्स क्या होते हैं, स्पर का निर्माण कैसे करते हैं, मॉडिफाइड पेटल्स क्या होते हैं, वो स्पर का निर्माण कैसे करते हैं। और मैंने बताया था कि कोरोला 4 होते हैं, एक रिड्यूज होता है, रिड्यूज ये ऐसे होता है। अगला हमारा लास्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ रेनिनकुलेसी। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट सबसे पहला आता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के रूप में। ऑर्नामेंटल प्लांट, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। हम होटलों के अंदर या कोई शादी समारोह जो प्लांट देखते हैं, जो सजावटी रूप में उपयोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। इसके अंदर जो मैक्सिमम जो प्लांट आते हैं रेनिनकुलेसी के, वो इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। मैक्सिमम प्लांट। तो समझ जाना, इस रेनिनकुलेसी फैमिली के जितने जो मैक्सिमम प्लांट आते हैं, वो ऑर्नामेंटल के रूप में हम यूज में लेते हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे इसका 2 नंबर उपयोग सर हम क्या क्या ले सकते हैं। दूसरा हो जाएगा एज ए मेडिसिनल प्लांट। मतलब हमारी औषधियों के रूप में हम इसका क्या क्या रूप लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से।
वेरी, ये आपके कैसा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेडिसिन के रूप में आप रेनिनक्लेसी फैमिली को कहाँ कहाँ काम पे ले सकते हो। उसके अंदर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, एक प्लांट आता है हमारा एकोनिटम। क्या नाम है? एकोनिटम। इस एकोनिटम प्लांट की जो रूट होती है, इस रूट से हमें एक मेडिसिन प्राप्त होती है जिसका नाम एकोनिट, एकोनाइट या एकोनिट जो भी आप बोलो, एकोनिट। ये आपके यूज आती है जो गठिया रोग होता है, गठिया रोग जिसको हम रूमेटिस बोलते हैं, गठिया रोग। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते जिसको बोलते हैं हम रूमेटिस। रूमेटिस के अंदर दूसरा इसका जो यूज होता है आपके, वो आपके होता है नर्व सेडेटिव के अंदर, मतलब तंत्रिका शामक, नर्व सेडेटिव, नर्व सेडेटिव के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। ये इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंट हो गया एकोनिटम का। उसके बाद अगला, उसके बाद एक प्लांट आता है रेननकुलस। क्या नाम है? रेननकुलस। ये जो रेननकुलस प्लांट है, इस प्लांट का जो सेप, जो रस होता है, इसका जो रस होता है वो हमारे यूज आता है, जो हमें इंटरमीडिएट फीवर आता है, जो हमें रुक रुक के बुखार आता है ना, रुक रुक के, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, रुक रुक के जो बुखार आता है, उस बुखार के अंदर रेननकुलस प्लांट के रस को हम यूज में लेते हैं, तो ध्यान रखना ये। अगला एक प्लांट आता है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम, क्या प्लांट है? डेल्फिनियम। डेल्फिनियम प्लांट का जो हम यूज लेते हैं वो आपके लेते हैं जो हार्ट से संबंधित डिजीज होती है, हार्ट से संबंधित। दूसरी है रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें हम इसको काम लेते हैं, डेल्फिनियम को काम लेते हैं। उसके बाद डेल्फिनियम के बाद में हमारे एक आता है हाइड्राडिस। क्या नाम है? प्लांट का नाम है हाइड्राडिस। हाइड्रा, हाइड्रास्टिस। इस हाइड्रास्टिस प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट से हमें एंटीडोट मिलता है। एंटीडोट मतलब सांप के काटने पर ये हमारे काम आता है, एंटीडोट। एंटीडोट, जब हमें सांप काटता है तो वहां पर हम इस प्लांट को यूज लेते हैं। लिख लेता हूं मैं, सांप के काटने पर, सांप काटने पर। तो कौन सा प्लांट है? हाइड्राडिस। उसके बाद एक प्लांट है नाइजेला सटाइवा। नाइजेला सेटाइवा, नाइजेला सेटाइवा। तो नाइजेला सेटाइवा का जो प्लांट, इसको हम काला जीरा कहते हैं, काला जीरा। ये काम आता है, एक तो आपके मसालों के अंदर आता है, मसाले, मसाले, मसालों के साथ में ये आपके फीवर के अंदर भी आपके काम आता है, फीवर। और फीवर के साथ में ये जो दमा रोग होता है हमारे को, उसमें ये काम आता है। ये चीजें ध्यान रखना। ये इसका हो गया हमारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंट हो गया। क्या हो गया? ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी या कोई आप जो नीट वाले मॉड्यूल पढ़ रहे हो या आप बीएससी पढ़ रहे हो, वहां देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने 3-4 बुक से सबको मिला के वहां से नोट्स तैयार किए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा रेननकुलेसी फैमिली का, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। रेननकुलेसी फैमिली हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। अब देखो कुछ चीजें और है जो हम नोट में पढ़ेंगे। हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी नोट। पहली लाइन आएगी हमारे प्रीमिटिव फैमिली ऑफ, प्रीमिटिव फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट, प्रीमिटिव फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट।
एक लाइन ये हो गई। अगली लाइन ये है, प्रिमिटिव फैमिली ऑफ डाइकोट फैमिली, प्रिमिटिव फैमिली ऑफ डाइकोट, प्रिमिटिव फैमिली ऑफ डाइकोट, डाइकोट प्लांट। तो ध्यान रखना इन दोनों का आंसर हो जाएगा आपके रेननक्लेसी। क्या आंसर होगा? रेननक्लेसी फैमिली, रेननक्लेसी, रेननक्लेसी फैमिली। इन दोनों का आंसर होगा रेननक्लेसी फैमिली, प्रिमिटिव डाइकोट फैमिली और प्रिमिटिव फ्लोरिंग प्लांट। क्या आंसर होगा? रेननक्लेसी फैमिली। अब देखो मैं कुछ आपको एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आपके मन में कभी आया होगा कि सर प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन से है और एडवांस कैरेक्टर कौन से है, हम लोग वो देखते हैं। तो हेडिंग हमारी अगली है, हम आगे टेबल बनाएंगे हमारी, प्रिमिटिव कैरेक्टर, प्रिमिटिव कैरेक्टर। दूसरा हमारा होगा एडवांस कैरेक्टर, एडवांस्ड कैरेक्टर। प्रिमिटिव कैरेक्टर और एडवांस कैरेक्टर, हम इनमें डिफरेंट देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंट देखिए, प्रिमिटिव कैरेक्टर का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इधर जो फूल होता है ये आपके होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। दूसरा कैरेक्टर इसमें होगा, ये प्लांट होते हैं हर्बेसियस, मतलब ये साकीय होते हैं। कैसे होते हैं? साकीय, हर्बेसियस। प्रिमिटिव प्लांट होते हैं हर्बेसियस, जो एडवांस होते हैं वो आपके होते हैं वुडी, काष्ठीय प्लांट। कैसे होते हैं? वुडी प्लांट, वुडी प्लांट होते हैं। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर क्या होगा, जो प्रिमिटिव आपके जो प्लांट होते हैं वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है उसका। कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और ये हो जाएगा आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा। तो प्रिमिटिव कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। एडवांस कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक। अगला कैरेक्टर क्या होगा? अगला कैरेक्टर ये होगा, जो प्रिमिटिव होते हैं उसके अंदर मैनी स्टेमन्स एंड कार्पल्स, मैनी स्टेमन एंड कार्पल्स, मतलब कार्पल्स और स्टेमन की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, कार्पल्स। मैनी एक से ज्यादा होंगे। लेकिन जब आप इधर पढ़ोगे इसमें लिखोगे फिक्स नंबर ऑफ कार्पल्स एंड स्टेमन्स, फिक्स नंबर, फिक्स नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये हो गया इसके अंदर। फिर सर प्रिमिटिव का करेक्टर और क्या होगा? तो प्रिमिटिव का करेक्टर हो जाएगा, उसका जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। फ्रूट कैसा होता है? फॉलिकल्स, मतलब उस फूल के फ्रूट के अंदर मैनी सीड होंगे। इसका करेक्टर क्या हो जाएगा? इसका करेक्टर हो जाएगा एकाइन फ्रूट। तो एकाइन फ्रूट होते हैं वो आपके इसके अंदर आएंगे, एकाइन फ्रूट, एकाइन फ्रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉलिकल्स फ्रूट। फिर अगला कैरेक्टर और एक देखते हैं हम इसके अंदर, 6 नंबर। तो 6 नंबर इसका कैरेक्टर हो जाएगा आपके, हमने ऊपर देखा कि मैनी स्टेमन और कार्पल, मतलब ये आपस में फ्यूज नहीं होंगे, तो ये कंडीशन हो जाएगी एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। यहां हो जाएगी सिनकार्पस कंडीशन। क्या हो जाएगी? सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन। अगला कैरेक्टर और क्या होगा इसके अंदर? तो 7 नंबर इससे इसके हो जाएगा आपके
इसमें जो ओव्यूल होता है, जो प्रिमिटिव ओव्यूल वो होता है आपके, होता है एनाट्रोपस। कैसा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। और सर एडवांस के अंदर क्या क्या आएगा? तो एडवांस में आपके इधर आ जाएगा बाकी वाले सभी ओव्यूल, जैसे आप एम्पीट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है, मैं लिख सकता हूँ बाकी वाले सभी ओव्यूल, जैसे कैम्पाइलोट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, वो सभी इसके अंदर आएंगे। ये चीजें आप ध्यान रखना इसके अंदर, ये आपके कई कई बार एग्जाम के अंदर सीधी पूछ रखी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहीं भी किसी कोचिंग के अंदर या कहीं किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे। मैंने एक 3-4 बुक पढ़ के वहां से निकालिए, आप इन चीजों को ध्यान रखना, कौन कौन से प्रिमिटिव कैरेक्टर है, कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं हमारे एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे बटरकप फैमिली के बारे में, इन्होंने पूछ रखा है, बटरकप फैमिली के बारे में पूछ रखा है। एक तो ये हमारा पीवाईक्यू है, बटरकप फैमिली के नाम से कौन जाना जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रखा मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैंने ये पढ़ा लिया, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। फिर हम इधर आ जाए, इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, और इनका क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट रैंदन कृषि फैमिली का एग्जाम्पल है या नहीं, इसलिए ये सब पढ़ लेना, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया था वेजिटेटिव, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है किसी यूपी के एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि रैंदनक्लेसी के कौन से प्लांट के अंदर उसके वेस्कुलर बंडल मोनोकोट के समान होते हैं। ध्यान रखना अकेटिया और थैलिट्रम के अंदर। फिर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन आ रखे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आ रखे, ये दोनों क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है। स्टिप्यूल्स रैंदनक्लेसी की लीफ एक्स स्टिपुलेट होती है, और साथ में इसमें सिटिंग ऑफ लीफ बेस पाया जाता है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर आपके इधर ये क्वेश्चन अभी आया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 20 मई 2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लेमेटिस के अंदर जो टेंड्रिल्स बनता है वो किसके मॉडिफाई से बनता है, तो किससे से बनता है? लीफ से। ये मैंने लिख रखा है, आपकी पीवाईक्यू है। क्या है? पीवाईक्यू, वो भी किसका? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। इस स्लाइड के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से ये क्वेश्चन आ रखा है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रखा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर आ रखा है कि मैनी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस किसमें होते हैं। फिर मैंने बता दिए कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, आप ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आया, ये एक याद रखना भाई, थैलिट्रम का अगर क्वेश्चन को थोड़ा उसको टफ बनाना हुआ तो वो यहाँ से पूछ सकता है, थैलिट्रम के अंदर किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, सॉरी थैलिट्रम यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये बनेगा कि रैंदनक्लेसी फैमिली के कौन से प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, तो थैलिट्रम होता है, क्योंकि बाकी सभी के सभी प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। इस स्लाइड से आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ध्यान ये रखना कि इन दोनों में से कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा एडवांस है, तो प्रिमिटिव कौन सा हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद ये कंडीशन कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि डाइकोट फैमिली के अंदर पेंटामरस कंडीशन नॉर्मल होती है, कभी कभी टेट्रामरस भी हो सकती है। फिर ये क्वेश्चन बना हुआ भाई पीवाईक्यू, जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? सुपेरियर ओवेरी होती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन, हाँ एक बार ये बना हुआ अभी आया था आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर 2022 जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम, उसमें पूछा था कि प्रोट एंड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है। फिर ये नॉर्मल है, कैलिस की यूनिट क्या होती है। फिर ये हमारा क्वेश्चन बना हुआ है पिटेलोइड कंडीशन किसको बोलते हैं, ध्यान रखना आप। उसके बाद ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तो स्पर का निर्माण होता है, ये कैसे बनता है, ये पीवाईक्यू है। फिर अगली स्लाइड के हमने देखा था यूनिट का कोई नहीं पूछेगा, पेटल्स का कोई नहीं पूछेगा, फिर इसको पूछेंगे, ये क्वेश्चन वापस पीवाईक्यू आपके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो हर कोई इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। इनका ध्यान रखना, पोस्टेरियर 2 पेटल्स फ्यूज होकर स्पर का निर्माण करते हैं, कोरोला के अंदर, कैलिस के अंदर एक स्पर का फॉर्मेशन होता है। एस्टिवेशन ध्यान रखना, वैसे ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन अगर पूछा तो पूछेंगे। उसके बाद इसको भाई ध्यान रखना, रैंदनक्लेसी के किन प्लांट के अंदर कोरोला एब्सेंट होता है या पेटल्स एब्सेंट होते हैं। फिर एंड्रोसियम, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एंड्रोसियम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू।
कई बार आ रखे ये जो ये CUT वाले एग्जाम होते हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ रखा कि रेनन के अंदर कितने स्टेमन पाए जाते हैं। 15 होंगे मिनिमम या उस 15 से ज्यादा होंगे। अगर 15 स्टेमन का पूछे तो किसमें होंगे, डेल्फिनियम के अंदर होंगे, और वो सब 5 ग्रुप बनाएंगे, एक के अंदर 3 होंगे, एक्सट्रोस कंडीशन होगी एडनेट कंडीशन के अंदर। ये भी PYQ ये है ना सब, मैंने कहा ना एंड्रोसियम पूरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आगे हम देखेंगे गाइनोसियम के अंदर, ये एक बार पूछा हुआ है कि गाइनोसियम की ओवेरी के बारे में क्या स्पेशल है। तो गाइनोसियम की ओवेरी कैसी होती है, मोनो से मल्टी। पोएसी की ओवेरी कैसी होती है, मोनो, बाई और ट्राई कार्पेलरी। फिर सुपेरियर ओवरी पीछे बता दिया, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ बायोलॉजी के अंदर कि मैनी टाइप का प्लेसेंटेशन किस फैमिली का कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है, रेनन का। ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का क्वेश्चन है 2020 वाले का। मार्जिनल एक्सियल बेसल आपको याद रखना है, बेसल वाला, क्यों, रेनन फैमिली का मॉडल प्लांट है। उसके बाद ये चीजें ध्यान रखना, फॉलिकल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, एकाइन फ्रूट का मतलब क्या होता है। फिर ये फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान रखना। इधर इस स्लाइड पे मैंने डायग्राम बताया आपको। फिर यहां से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। ऑर्नामेंटल के रूप में मैक्सिमम प्लांट यूज होते हैं। मेडिक्लिन प्लांट के रूप में मेडिसिनल जो यूजफुल है उसमें से एक तो आता है एकोनिटम, उसकी रूट से एकोनिट निकलता है, वो हमारे काम आता है किसमें देख लेना, रेनन वाला जो रुक रुक के बुखार आता है उसमें काम आता है। उसके बाद जो डेल्फिनियम होता है, डेल्फिनियम का भी हमें हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज है, इससे एंटीडोट प्राप्त होता है। और काला जीरा नाइजिला सटाइवा। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी PYQ है। कई बार एग्जाम के अंदर अगर इस क्वेश्चन को पूछना है तो पूछ सकता है। मैंने इन क्वेश्चन को हर एग्जाम में देखा है, तो ध्यान रखना। सबसे प्रीमिटिव फैमिली कौन सी है, रेनन। डाइकोट की प्रीमिटिव फैमिली कौन सी है, रेनन। और जो प्रीमिटिव करेक्टर और एडवांस करेक्टर कौन से होते हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये सब समझ आया होगा, और आप इस क्लास को देख लेना। पोएसी वाली हो गई है, रेनन अब आज हो गई है, इससे बाहर अपना एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने NCERT, BSc और MSc इन तीनों बुकों को मिला के फिर यहाँ मैं लेके आया हूँ, और पुराने PYQ मैंने पूरे देख लिए, एक भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं है। हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आराम से क्लास को पूरा देखोगे तो। अब अगली क्लास हम लेके आएंगे हमारी APSC और STSC के बारे में। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आप लोग सभी उसमें निरंतर लगे हुए होंगे, और उसमें आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए उसमें तैयारी में लगे रहे, पोस्ट दे के डरे नहीं, एग्जाम ऑन टाइम हो रहा है। इस क्लास को देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। थैंक यू।